Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Muhammad Zamir Maan here. Please subscribe and press the bell icon. वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएससी किसी किस्म के भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए जो है वीडियोस आपको इस चैनल पर अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले हम ज़ूलॉजी का जो है वो कंप्लीट कोर्स जो है वो शुरू करने वाले हैं। इसमें आज पहली वीडियो है। टोटल 39 चैप्टर्स जो हैं वो ज़ूलॉजी के कंप्लीट कोर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, उनके क्वेश्चंस आंसर। तो ये ज़ूलॉजी का तकरीबन 90% कोर्स आपका जो है वो कवर हो जाएगा। तो जितना भी ये कंटेंट है ये बड़ी ही मेहनत से बनाया गया है, वो एफएससी से, बीएससी और एमएससी से जो है सारा डाटा लिया गया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है साइंस द सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1 है एवोल्यूशनरी प्रोसेस हैव रिजल्टेड इन अप्रॉक्सीमेटली मिलियन स्पीशीज ऑफ विच 1.4 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में तकरीबन कितने मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक डिस्क्राइब की गई हैं। तो उसका सही जो आंसर है वो सी वाला है, यानी 4 to 30 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं अब तक डिस्क्राइब की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडियाज़ कंसर्निंग द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वर पब्लिश्ड एंड सपोर्टेड विद कन्विंसिंग एविडेंस बाय चार्ल्स डार्विन। तो एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है उसकी थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने जो है वो कब एविडेंस के साथ पेश की। तो उसका सही जो आंसर है वो है 1859। 1859 ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा 1859। क्वेश्चन नंबर 3 है वन सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज। This source is the study of distribution of organisms around the world and helps explain why animals on different continents are often very different even though their environments are similar. It also explains why fossils of animals now living in Africa occur in South America. तो एवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स वो कौन सा है, इसमें क्वेश्चन किया गया। मजीद उसकी डिटेल भी बताई गई है कि मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में जैसे अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, वहाँ पर जो है वो एनिमल्स जो हैं वो फैले हुए हैं, उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर है वो है कंपैरेटिव एनाटमी। ऑप्शन नंबर बी है कंपैरेटिव एनाटमी, यानी ये सबसे बेहतरीन जो है एवोल्यूशन का सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है टू स्ट्रक्चर दैट आर सिमिलर बिकॉज ऑफ कॉमन एनेसेस्ट्री आर। तो कौन सी वो दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉमन एनेसेस्ट्री की वजह से जो है वो एक जैसी हैं, सिमिलर है। तो सिमिलर का लफ्ज़ जहाँ भी आता है तो हमें पता है कि ये होमोलोगस जो है वो उसकी बात हो रही है। तो इसका सही ऑप्शन भी होमोलोगस है। क्वेश्चन नंबर 5 है पेलियोंटोलॉजी इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज। पेलियोंटोलॉजी जो है ये डायरेक्ट एवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा सबूत है, किस वजह से है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जो ऑप्शन है वो है लास्ट पे डी वाला। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट और एनिमल remains are impressions that have been incorporated into the earth crust। तो ये मेन सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है when two unrelated animal adapted to similar conditions and superficial structural similarity results एवोल्यूशन हैज़ अकर्ड। जब दो मुख्तलिफ या जो आपस में रिलेट नहीं कर रहे एनिमल, उनकी कंडीशंस एक हैं, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है, तो रिज़ल्ट के तौर पर जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो अकर्ड होता है, यानी ऑप्शन बी है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन अकर्ड। नंबर 7 है थ्रू द ईयर 2000s about 92% of population growth is expected to occur in। तकरीबन 2000 साल
तो उसमें से 92% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, वो कहाँ पे होगी? तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है तकरीबन वहाँ पर 92% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 है द वन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम दैट इज द रूट ऑफ ऑल अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज। बहुत अहम क्वेश्चन है कि एक सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो तमाम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की जो है वो जड़ है, तो वो है ओवर पॉपुलेशन। डी वाला ऑप्शन, ओवर पॉपुलेशन जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 है द फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइनोमियल नेम ऑफ एनिमल इज। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है एक रूल है जिसमें ऑर्गेनिज्म को जो है वो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो किस चीज़ का होता है, उसमें कौन सा नाम आएगा? तो बहुत सारे जवाब में से इसका जवाब जानते भी होंगे, तो इसका बी ऑप्शन है जीनस का, दूसरा जीनिस। और जो सेकंड पार्ट जो होता है बाइनोमियल नेम का वो होता है स्पीशीज। तो इन दोनों के नाम को मिलाकर जो है वो एक साइंटिफिक नेम बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रीसपोजिशंस ऑफ साइंस एक्सेप्ट वन। तो तमाम में से जो है वो साइंस की प्रीसपोजिशंस हैं, एक नहीं है इसमें से, तो वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर है साइंस प्रोवाइड्स, बी वाला, साइंस प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 11 है इन एन एक्सपेरिमेंट द सर्व्स एज अ बेसिस फॉर कंपेयरिंग डाटा राइट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में जो है वो इनमें से कौन सी चीज़ है जो डाटा को कंपेयर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या बुनियादी हिस्सा उसका है? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, आपको पता होगा, डी वाला है कंट्रोल। कंट्रोल को जो है वो अब एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन साइंटिस्ट टॉक अबाउट एंड दे आर टॉकिंग अबाउट अ कंसेप्ट दैट हैज बीन सपोर्टेड बाय डाटा फ्रॉम ईयर्स ऑफ रिसर्च। तो साइंटिस्ट किस चीज़ के मतलब जो है बात करते हैं जब उनके पास एक ऐसा कंसेप्ट हो जिसको जो है प्रीवियस रिसर्च जो है सपोर्ट कर रही हो, उस डाटा को सपोर्ट कर रही हो? तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है थ्योरी, ए वाला, थ्योरी। नंबर 13 है a scientist attempts to formulate a reasonable explanation for a question she is asking, this explanation is called। बहुत ही आसान है ये, आप में से बहुत से लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। तो यानी साइंटिस्ट जो है फार्मूलेट करते हैं एक एक्सप्लेनेशन, एक वजाहत को क्वेश्चन के तौर पर, तो वो हाइपोथेसिस होता है। क्वेश्चन इसका आंसर है सी वाला, हाइपोथेसिस। नंबर 14 है इन एन एक्सपेरिमेंट द पैरामीटर दैट इज बीइंग मेजर्ड टू असेस द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। एक्सपेरिमेंट में वो कौन सा पैरामीटर यूज़ किया था जिसमें रिजल्ट्स को जो है वो आउटकम्स रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट के निकाले जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसकी मदद से जो है वो आउटकम्स को मेजर करते हैं। 15 है which of the following might indicate that an idea being represented as scientific as actual based on pseudoscience। इसमें से कौन सा जो है वो एक ऐसा आइडिया है जो साइंटिस्ट को जो है साइंटिफिकली जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सूडो साइंस को? तो इसका सही ऑप्शन है द आइडिया आफ्टर टेस्टिंग इज प्रूवन फॉल्स। तो सूडो साइंस में इसका ऑप्शन नंबर ए है कि वो आइडिया जो टेस्ट के बाद जो है वो गलत साबित हो जाए। नंबर 16 पे है अ फंडामेंटल यूनिटी। अब ट्रू फॉल्स जो है वो बताएंगे स्टेटमेंट्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स में। अ फंडामेंटल यूनिटी इन ऑल लाइफ इन्वॉल्व्स 4 कॉमन थीम्स, अ कॉमन जेनेटिक ब्लूप्रिंट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अ कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन एंड शेयर्ड एवोल्यूशनरी फोर्सेस एंड अ कॉमन एनवायरनमेंट्स। तो फंडामेंटल जो है वो तमाम लाइफ में जो है कहते हैं कि 4 जो थीम्स हैं वो एक जैसी हैं, जैसे कि जेनेटिक ब्लूप्रिंट जिसमें डीएनए आता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, और कॉमन एवोल्यूशनरी रीजन, उनका एवोल्यूशनरी रीजन एक है,
चौथा है शेयर्ड एवोल्यूशनरी फोर्सेस एंड कॉमन इन्वायरमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नंबर 17 है एनिमल्स दैट हैव सिमिलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड evolutionary related only if their proteins are substantially different। वो एनिमल जिनका डीएनए मॉलिक्यूल एक जैसा जेनेटिकली या एवोल्यूशनरी जो है वो सेम कंसिडर करते हैं। तो ये ट्रू है ऑप्शन या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है। द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड इंसेक्ट्स आर होमोलोगस। 18 क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ बर्ड और इंसेक्ट ये दोनों जो है कहता है होमोलोगस हैं, एक जैसे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स है। 19 है बाय द ईयर 2001 द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ विल रीच अप्रॉक्सीमेटली 6.35 मिलियन। 2001 के करीब तक जो तकरीबन पॉपुलेशन दुनिया की 6.35 मिलियन हो जाएगी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अब तो ईयर जो है वो गुजर चुका है। 20 bad sciences is not dangerous as pseudosciences because the result of bad sciences will eventually be refuted. Pseudoscience is not open to scientific testing and its conclusion may be difficult to distinguish from scientific conclusions. तो बैड साइंसेस जो है वो कहता है सूडो साइंस की निस्बत जो है वो डेंजरस नहीं है। बैड साइंस के रिजल्ट्स जो हैं वो रिफ्यूटेड होते हैं। सूडो साइंस जो है वो साइंटिफिक टेस्टिंग उसके कंक्लूजन जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं दूसरे साइंसेस के नतीजे के नतीजे में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। 21 एनी वैलिड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी जो है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है। 22 है एनी वैलिड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में मोर देन डिपेंडेंट। पहले इंडिपेंडेंट था, अब ये डिपेंडेंट है। ये दोबारा देखिए, इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट है। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक वेरिएबल का फ़र्क है। वो पहले क्वेश्चन नंबर 21 में इंडिपेंडेंट का था, यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये भी फॉल्स है। 23 अ थ्योरी इज अ हाइपोथेसिस दैट हैज बीन सपोर्टेड इन एन एक्सपेरिमेंट। वो थ्योरी एक हाइपोथेसिस को जो सपोर्ट कर रही है एक्सपेरिमेंट में, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है। 24 है अ थ्योरी in science the simplest hypothesis that seems consistent with the evidence is usually the most easily tested। साइंस में कहता है जो सादा तरीन जो है वो हाइपोथेसिस है वो लगातार एविडेंस को जो है वो सपोर्ट कर रहा है और उसे टेस्ट करना भी आसान है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका आंसर जो है वो ट्रू है। 25 है इन एक्सपेरिमेंट the controlled variable should be the same in both the experimental and control groups। तजर्बे में एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल वेरिएबल्स और एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप्स दोनों सेम होने चाहिए। तो स्टेटमेंट ट्रू है जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये थी हमारी वीडियो। इसमें पूरा चैप्टर 1 जो है उसके हमने एमसीक्यूज़ को जो है वो देखा, उसके आंसर को भी देखा, ट्रू फॉल्स भी थे। प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें, शेयर करें एजुकेशनल ग्रुप्स में, ताकि जो है वो तमाम लोगों को जो है वो ये वीडियो पहुंच सके और उनको फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू सो मच, कीप watching this video, please stay tuned with us for more educational information। Thank you।